नमस्कार दोस्तों, क्लास 9th का एटम मॉलिक्यूल और न्यूक्लियर चैप्टर शुरुआत किया जा रहा है। एटम मॉलिक्यूल और न्यूक्लियर चैप्टर शुरू करने से पहले इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है इस पर बात करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में बैठ जाओ, सबसे पहले इस चैप्टर में बात करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ना है, एटम की डिफिनीशन पढ़नी है, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है और ढेर सारा कंपाउंड बनाना पढ़ना है। तो आइए शुरुआत करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से। और उसमें सबसे पहला लॉ जो है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसे कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। और दोस्तों सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है लेवाजियर, फादर ऑफ केमिस्ट्री। और टेस्ट किया लैंडॉल्ट ने सबसे पहले इसको टेस्ट किया। अगर पूरी तरह से रिएक्टेंट कंज्यूम हो जा रहे हैं तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर पूरी तरह से कंज्यूम नहीं हो रहे हैं तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स। जैसे एग्जांपल के लिए एक रिएक्शन लेते हैं हम लोग, हाइड्रोजन लिया, क्लोरीन लिया, इससे 2 HCl बना। तो एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा। क्लोरीन का 35.5 होता है, एक का 2 था 71 हो जाएगा। एक HCl का मास 36.5, 2 है तो 73। जितना रिएक्टेंट का मास है उतना प्रोडक्ट का मास है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर मुझे एटॉमिक वेट नहीं आते। कोई बात नहीं है, पीरियोडिक टेबल से देख के काम चलाइए। पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर आते ही मैं आपको याद दिला दूंगा, या किसी दिन एक अलग से वीडियो बना देता हूँ इस पर, जिसमें आपको केवल एटॉमिक वेट के बारे में कैसे लर्न किया जाए। ठीक है, तो ये पहला नियम था। अब पहले नियम पर कुछ प्रॉब्लम्स भी आप करना चाहें तो कुछ प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। लाइव दो देखते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम है उसको मैं नोट करता हूं, आप देखिएगा। जो इस पर सवाल पूछा गया है वो है व्हाट वेट ऑफ BaCl2, व्हाट वेट ऑफ BaCl2, व्हाट वेट ऑफ BaCl2 would react with what weight of BaCl2 would react with 24.4 gram of sodium sulfate to produce 46.6 gram of barium sulfate and 23.4 ग्राम सोडियम क्लोराइड। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एक प्रॉब्लम है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले इसके लिए हम लोग रिएक्शन लिखते हैं। देखिए, व्हाट वेट ऑफ BaCl2 वुड रिएक्ट विद, BaCl2 किससे रिएक्शन करता है? सोडियम सल्फेट से। क्या बनेगा? डबल डिस्प्लेसमेंट BaSO4 के साथ जाएगा और 2 NaCl बनता है। इस रिएक्शन में BaSO4 प्लस 2 NaCl बनता है। तो टोटल देखा जाए तो हमको क्या क्या दिया है। इसका मास दिया है 24.4 ग्राम, BaSO4 के बारे में बोला जा रहा है इतना ग्राम, और NaCl 23.4 ग्राम। हम लोग जानते हैं, अभी पीछे आपने नोट किया था, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मान लीजिए इसका x ग्राम है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ लगाइए, x प्लस 20, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ऐसा होगा
तो x प्लस 24.4 इक्वल टू 46.6, 23.4 जोड़ लीजिएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। सेवेंटी इस साइड आया, तो x प्लस 24.4, तो यहाँ से अगर आप x में से घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 45.6 ग्राम। तो इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे आप प्रॉब्लम लगा सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम इस तरह से दिया होगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, सॉल्व आया? ठीक। अब जो हम लोग नेक्स्ट ला लेते हैं वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन गिवन बाय प्राउस्ट। किसने दिया था? प्राउस्ट ने दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, नोट करते चलिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, सेकंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। दिया था प्राउस्ट ने, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। ओके, कोई कंपाउंड है, डिफरेंट सोर्सेज उसको पा रहे हैं, तो क्या होता है, मतलब क्या बताना चाह रहा हूं मैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज बट द रेशियो ऑफ each component by weight remain same. But the ratio of each component by weight remain same. That is, it does not depend on method of its preparation or its source from which it is obtained. जैसे वाटर है, जल है, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमेशा 1:8 के रेशियो में रहेंगे। इस बात पर डिपेंड नहीं करेंगे कि आपने इसको कहां से ऑब्टेन किया है। आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेके बनाया है, या फिर समुद्र के पानी से प्राप्त किया है, या टैप वाटर से लिया है, या रिवर वाटर से लिया है, या आपने गंगा जल लिया है, या आपने रेन वाटर लिया है। हमेशा जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रपोर्शन है, जो रेशियो है, वो हमेशा 1:8 रहेगा। ओके, ठीक है। तो लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन्ड। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ a compound can be obtained from different sources, ठीक है, from different sources, but the ratio of each component remains same. That is, it does not depend on method of its preparation. कैसे इसको आप बना रहे हैं, इस मेथड पे नहीं डिपेंड करता, और इट्स सोर्स, कहां से आप पा रहे हैं, ठीक है, इस पर भी नहीं डिपेंड करता। फ्रॉम व्हिच इट इज ऑब्टेन्ड, सोर्स फ्रॉम व्हिच इट इज ऑब्टेन्ड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वाटर है, वाटर हमेशा ये कैसे रहेगा, 2:16 या 1:8, हमेशा ये रेशियो रहता है। चाहे आप वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के बनाइए, चाहे इसको आप टैप वाटर लीजिए, गंगा जल लीजिए, चाहे आप इसका सीवर वाटर लीजिए, ठीक है, कहीं से भी आप लेते हैं, इसमें हमेशा ये रेशियो 1:8 बना रहता है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आपको आया है। एक इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग, ठीक है, बुक दीजिए, ठीक है, देखते हैं। एक इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम इस पर लिया जाए। एक इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम लेकर के हम लोग अपनी बात को शुरू करते हैं। आइए, प्रॉब्लम ये है, वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड obtained by
ट्रीटिंग, ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग, ठीक है। क्या ट्रीट कर रहे हैं? 2.16 ग्राम ऑफ मेटालिक कॉपर, मेटालिक कॉपर, ठीक है, मेटालिक कॉपर विथ नाइट्रिक एसिड and subsequent ignition was 2.7 gram. In another experiment 1.15 gram of copper oxide on reduction yielded 0.92 gram of copper. So the result illustrate the law of chemical composition, the law of constant composition. दोस्तों ये तो आपका प्रॉब्लम है, ये आपका न्यूमेरिकल है जो हम लोग लगाने चल रहे हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। प्रॉब्लम को आपने भली भांति पढ़ लिया है और आप इसको समझ चुके होंगे। वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग 2.16 ग्राम, कितना? 2.16 ग्राम metallic copper with nitric acid and subsequent ignition was 2.7 gram. In another experiment, 1.15 gram of copper oxide and reduction yielded 0.92 gram of copper. So the result illustrate the law of chemical combination. चलिए चलते हैं in first experiment। यहाँ पे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखते हैं क्या होता है। पहले एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? वेट ऑफ कॉपर कितना मेंशन हुआ है पहले एक्सपेरिमेंट में? 2.16 ग्राम। और वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड 2.7 ग्राम। वेट ऑफ ऑक्सीजन कैसे ऑक्सीजन निकालेंगे? कॉपर ऑक्साइड, कॉपर घटा ऑक्सीजन आ जाएगा 2.7 माइनस 2.16। इसको अगर आप डिवाइड सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना आएगा? करके देखो 0.54 ग्राम। ओके ठीक है, इतना आया, यानी कि 0.54 ग्राम आता है। कॉपर और ऑक्सीजन का आप रेशियो अगर देखें, कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो अगर आप देखिए 2.16 0.54 कितने टाइम से? 4 टाइम से, 4:1। आपका ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और कॉपर 4 है। तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था दोस्तों। मुझे रफ करना पड़ेगा, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए हमें इसको रफ करना होगा, फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट में हम आ पाएंगे क्योंकि स्पेस की शॉर्टेज है। ठीक है, हो गया। ओके, सेकंड में देखते हैं हम लोग। सेकंड एक्सपेरिमेंट में इन सेकंड एक्सपेरिमेंट वेट ऑफ कॉपर, सेकंड एक्सपेरिमेंट में कॉपर का वेट कितना हुआ है? ठीक है, 0.92 ग्राम। कॉपर ऑक्साइड का कितना वेट है? 1.15 ग्राम। तो ऑक्सीजन कितना है? 1.15 माइनस 0.92 कितना आएगा? इसको अगर आप रफ करते हैं, सॉरी माइनस करते हैं, कितना आता है? 0.23 ग्राम। तो अब कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो देखते हैं। कॉपर यहाँ 0.92 था और ऑक्सीजन है 0.23। यहाँ 4:1 आता है। 4:1 फिर से सेकंड एक्सपेरिमेंट में भी। तो दोस्तों thus the ratio of the masses of copper and oxygen in the two experiments are same. Hence the given data illustrate the law of constant composition. इसलिए जो लॉ
आ रहा है, कांस्टेंट कंपोजिशन का यहाँ से प्रूव हो रहा है। आइए दोस्तों अगला नियम देखते हैं। नेक्स्ट लॉ क्या है? इसके बाद है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गिवन बाय जॉन डाल्टन। फेमस डाल्टन थ्योरी वाले जॉन डाल्टन हैं और इंग्लैंड में एक स्कूल टीचर थे, पर बहुत टैलेंटेड पर्सन थे और इन्होंने अपना एटॉमिक थ्योरी दिया था, जिसको हम इसके जस्ट बाद आपको हम पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है? इफ टू एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म, अगर दो ऐसे एलिमेंट हैं जो कंबाइंड होके बना रहे हैं, इफ टू एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म, ओके, इफ टू एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म मोर देन वन कंपोनेंट, मोर देन वन कंपाउंड, ऐसा बोलो, मोर देन वन कंपाउंड। इफ टू एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, ओके, मोर देन वन कंपाउंड, then the different masses of one element, then the different masses of one element, okay, then the different masses of one element which combine with a fixed mass, which combine with a fixed mass of other element, of other element bears a simple ratio, which combined with a fixed mass of other element bears a simple ratio to one another. If two elements combine to form more than one compound, if two elements combine to form more than one compound, then the different masses of one element, then the different masses of one element, different mass of one element, which combined with a fixed mass of other element, which combined with a fixed mass of other element, bear a simple ratio to one another. bear a simple ratio to one another. नोट करिएगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गिवन बाय जॉन डाल्टन। थ्योरी मैं आपको बोल दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। अभी जब भी दोस्तों पढ़िए आप पेन पेपर लेके बैठिए, क्योंकि बहुत जैसा चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है। आज ही एक व्हाट्सएप पढ़ा, किसी ने स्टेटमेंट डाला था कि लगता है इस बार गर्मियां भी सर्दियां बिता के जाएंगी। तो इस समय दीपावली के बाद का समय है और आप देख रहे हैं किस तरह से पसीना हो रहा है, क्योंकि गर्मी है। हाँ, तो जो हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ा रहे हैं उसके बारे में सुनिए, उसको नोट करने वाले थे, आपने बोलने वाला था। इसके बाद इलस्ट्रेशन यहाँ हम लोग देखेंगे। इफ टू एलिमेंट्स, ओके, इफ टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, देन द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट which combined with, okay, which combined with a fixed mass of, which combined with a fixed mass of, which combined with a fixed mass of other elements, other element bear a simple ratio to one another, bear a simple ratio to one another, okay. For example, different oxides of nitrogen, different oxides of nitrogen, जैसे नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड। नाइट्रोजन दोस्तों तीन तरह का ऑक्साइड बनाता है, पांच तरह के, सॉरी तीन, दो एक्स्ट्रा हो जाते हैं, पांच तरह बनाता है, 23, 24 और 25 टाइप की। ये इसको आप फ्लाफिंग गैस भी बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ट्राई ऑक्साइड, टेट्रा ऑक्साइड, पेंटा ऑक्साइड। ये जो N2O है डेंटल सर्जरी में यूज किया जाता है डेंटिस्ट द्वारा, ठीक है। पियानो जो है आसमान में बनता है जब बादल टकराते हैं, क्योंकि इसको नाइट्रोजन ऑक्सीजन बनता है, इलेक्ट्रिक आर्क, हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, तो इसका फॉर्मेशन जो है वो आकाश में, स्काई में होता है और इसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर जरूरत पड़ती है। आइए देखते हैं क्या रेशियो है इसमें, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो देखा जाए। सबसे पहले नाइट्रोजन का ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन इसमें कितना है, सबसे पहले वाले में 28 है, इसमें 16 है, इसमें 14 है, इसमें 16, 28 है, 48, 28 है, 64 है,
28 से 80। अगर दोस्तों इसका भी दुगना किया जाए, जैसे 28 सभी है, इसमें भी अगर N2O2 ले लिया जाए तो ये भी 28 और 32 आ जाता है। तो यहाँ पर तो एक का फिक्स मास है, N2O2 कोई फर्क नहीं पड़ता, NO की तरह है। लेकिन इसका अगर रेशो आप देखिए ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 मल्टीपल प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन जैसा ही कुछ, मतलब एक फिक्स, इसका जस्ट मल्टीपल है 2, इसका 1 3 4 5, एक रेशियो है इनका 1 2 3 4 5। और आपने अभी पढ़ा था इफ टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन एलिमेंट, मोर देन वन कंपाउंड, सॉरी मोर देन वन कंपाउंड, दो एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, डिफरेंट रेशियो में ये कंबाइन करके एक से अधिक कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। then the different mass of one element which combined with a fixed mass of other element, different mass of किसका, ऑक्सीजन, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन का डिफरेंट मास नाइट्रोजन के फिक्स मास के साथ कंबाइन होता है। तो यहाँ पर एक सिंपल रेशियो, बियर से सिंपल रेशियो टू वन अंदर, बियर से सिंपल रेशियो टू वन अंदर, ये ला था, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे आप SO2 और SO3 के एग्जाम्पल ले सकते हैं, SO2 और SO3 का एग्जाम्पल, सल्फर का 32, यहाँ पे 32 48, ऑक्सीजन का देखिए 2:3 2:3। तो इस तरह दोस्तों बहुत जैसा एग्जाम्पल है। तो अब आते हैं हम लोग, ये ला जितने ही दिए हैं आपके बुक्स में, ये हम इतने ही दिए हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी क्या था, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या थी, जैसा कि बताया था आपको थोड़ी देर पहले, डाल्टन ने एक नियम भी दिया था ऊपर भी, जो आपने नोट किया है। ऑल मेटल्स, सॉरी ऑल मैटर, मैटर आप जानते हैं ना, मैटर एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस हैव सम वैल्यू, एनर्जी। अगर मैटर एनर्जी दोनों कंबाइंड हो गए तो क्या बन जाएगा, यूनिवर्स। मैटर क्या होता है, कोई भी चीज जो जगह घेरती है जिसका कुछ वैल्यू होता है। एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी या डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता होती है ना। वेरी गुड। ऑल मैटर्स फॉर्म्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज एटम। सबसे पहली बात उन्होंने जो बोली, ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स known as atom. All matters are made up of small particles known as atoms. Atom can not be divided. आज की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है। एटम